So, final accounts, this is for sole proprietorship और ऑर्गेनाइजेशन है, सिंगल ओनर। हम लोग को पता है, हम लोग पहले बनाते हैं जर्नल्स, फिर हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ये तीन चीज हर ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन इसके अलावा एनी प्रॉब्लम? सेम लिंक ज्वाइन करो, जर्नल्स, लेजर, ट्रायल बैलेंस। इसके साथ एक और चीज बनाया जाता है जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स ये वो आपका अकाउंट्स का चैप्टर है जो आपको हेल्प करेगा समझने में कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। प्रॉफिट लॉस जानना जरूरी है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वाई सर, वाई इट इज नीडेड? द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, समझो बात को। सपोज तुम एक बिजनेस खोला है, तो वो बिजनेस में तुम बहुत सालों से पैसा कमा रहे है, तो तुमको कुछ पूछता है, तुम्हारा पेरेंट्स पूछता है तुम ये बिजनेस से कितना पैसा कमा लेता है? बोले पापा बहुत कमा लेते हैं। वो तो पता नहीं कितना कमाते हैं, बस बहुत कमा लेते हैं। बोले कैसे पता? बोला हाँ हम देखा है, मेरे पास बहुत सेल होता है। तो तुम एक प्रॉफिट तो निकाल के देखो। बोले नहीं, हम सोचा है जब 6 साल बाद हम बिजनेस बंद कर देगा, दूसरा काम शुरू करेगा, तब हम प्रॉफिट कमाएगा, कैलकुलेट करेगा। 6 साल का एक साथ प्रॉफिट निकालेगा। ये बहुत ही गलत बात हो जाता है। क्यों? तुम अगर एवरी ईयर अकाउंट्स बनाते हो, एवरी ईयर का प्रॉफिट अगर निकालते हो, तो तुमको पता चलेगा तुम्हारा पोजीशन क्या है, तुम सही दिशा में जा रहे हो या तुम भटक जा रहे हो। इसीलिए वी विल प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल का एंड में फाइनल अकाउंट बनाया जाता है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट हुआ तो बढ़िया है, सही चल रहा है हम लोग का। लॉस हो रहा है तो हम लोग उसको सुधारने का कोशिश करेगा। प्रॉफिट होगा तो हम लोग कोशिश करेगा नेक्स्ट ईयर और ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। ऐसे ही बिजनेस चलता है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा ऑर्गेनाइजेशन का पोजीशन क्या है। आपको क्या पता चलता है? प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलता है। और क्या पता चलता है? क्या क्या लायबिलिटीज है अभी एट प्रेजेंट। तो ये सब इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू विल गेट फ्रॉम फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या बनता है वो देखिए आप। नॉर्मली पूरा फाइनल अकाउंट्स को हम लोग 3 पार्ट में बांटता है। फाइनल अकाउंट जब भी बोलेगा ऑब्वियसली मान लेगा सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के बारे में बात हो रहा है। तो 3 पार्ट में बांटता है। फर्स्ट आता है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, P&L बोलता है या PL अकाउंट बोलता है, जो भी हो, P&L या प्रॉफिट और लॉस। और थर्ड वाले को बोला जाता है बैलेंस शीट। ठीक है भाइयों बहनों, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों में खर्चा इनकम का हिसाब होता है। बैलेंस शीट डील्स विद एसेट एंड लायबिलिटी। ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा और डायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड होगा। डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम। पीएल में इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम। ऑब्वियसली थोड़ा एग्जांपल देके समझाएंगे हम आपको। एंड बैलेंस शीट एसेट्स और लायबिलिटीज। ओके एवरीवन, Shalini Pallavi, you can hear me right? Now, सर डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आता है सर? बिजनेस को मेन, आप बिजनेस करोगे तो ऑब्वियसली आप कुछ बाई सेल का बिजनेस करोगे या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करोगे। मतलब अंकित, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? कुछ बना के बेचना। कुछ बना के बेचोगे तो आप बनाओगे जो चीज, उसके लिए आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, कांचा माल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये इसके बिना आपको बिजनेस हो ही नहीं पाएगा। सिमिलरली अगर बाई सेल करते हो, सपोज आप क्या करते हो, आप कहीं से सस्ता में कोई सामान खरीदते हो, उसको ज्यादा दाम पे बेचते हो। बहुत जन करता है इंडिया में, तो 70% आदमी वही करता है। मैन्युफैक्चरिंग का रिस्क कौन उठाता है?
ये सब मिडिल मैन का काम करता रहता है। गांव में जाता है, सस्ता दाम उठाता है, शहर में आके उसको अच्छा पैकेजिंग करके हाई प्राइस में बेचता है। तो वॉट एवर इट इज, यू विल हैव टू बाई समथिंग। तो वो बाई जो आप करते हो उसी को परचेस कहलाता है। ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता है, मेन पार्ट हो जाता है। अब परचेस करोगे तो ऑब्वियस है, सपोज रॉ मटेरियल खरीदा तुमने, तो क्या ये रॉ मटेरियल खुद ब खुद प्रोडक्शन हो जाएगा? नो, इसमें वर्कर लोग काम करेगा। वर्कर लोग को क्या पेमेंट करेंगे हम लोग? पगार देंगे, वेजेस। वेजेस और सैलरीज में डिफरेंस क्या है? अंकित कैन यू ट्राई? सैलरीज में डिफरेंस क्या है? मीना शर्मा है, बोलो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। डिफरेंस मतलब वेजेस जो है आपका दोनों ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और डिफरेंस तो नहीं है। एनी आइडिया? वेजेस अनस्किल्ड लेबर लोग को मिलता है और सैलरी स्किल्ड लेबर लोग को मिलता है। स्किल लेबर मतलब? जैसे इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो। Okay, anyone else in the online class? Shayani, Pallavi, difference between wages and salaries? Deepika? सभी ईयरली कॉन्सेप्ट चलता है अकाउंट्स में। हम देता है ईयरली भी दे सकता है, मंथली भी दे सकता है, वीकली भी दे सकता है, बट हिसाब मेरा साल का होगा। सालाना मेरा टोटल वेजेस कितना गया, टोटल सैलरी कितना गया। वेजेस दिया जाता है मजदूर लोग को, जो लोग फिजिकल एफर्ट देके काम करते हैं, जिसका बुद्धि नहीं है, जिसके पास स्किल नहीं है। अनस्किल जो बोला तुम सही बोला। स्किल्ड वर्कर्स या स्किल्ड लेबर्स मतलब जिसके पास एजुकेशन है। तुम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, इतना ज्ञान ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? क्या उखाड़ेगा? तुम लोग वेजेस तुमको नहीं मिलने वाला है, तुमको सैलरी मिलने वाला है। तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम नॉलेज बेच के घर में बैठ के, ऑफिस में बैठ के काम करेगा। तो तुमको जो पेमेंट दिया जाता है वो ऑफिस में जाता है, मतलब पीएनएल अकाउंट में जाता है। वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता है अंकित। डायरेक्ट मतलब जो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। तो तुम ऑफिस में बैठ के अकाउंट्स का हिसाब लगा रहे हैं, तो प्रोडक्शन में डायरेक्टली कुछ हेल्प हुआ? नो। तुम एक महीने का छुट्टी में चला गया, प्रोडक्शन बंद होगा? नो। लेकिन फैक्ट्री में वर्कर लोग का स्ट्राइक हो जाता है तो प्रोडक्शन बंद। तो देयरफॉर वर्कर लोग को जो पेमेंट होगा उसको वेजेस कहलाता है, और जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उसको जो पेमेंट होता है उसको सैलरीज कहलाता है। डू यू नो द मीनिंग ऑफ कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड? एनी आइडिया? Yes, Shani. Carriage inward is for purchase. Okay. Carriage outward is for very good. Inward, ज्ञान को समझ लो, एक बार याद रखेगा, कभी भूलेगा नहीं। जब सामान खरीदता है, माल आपके पास आ रहा है, तब जो गाड़ी भाड़ा लगा उसको कैरेज इनवर्ड कहलाएगा। तो ये प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माल अगर नहीं लाएगा तो प्रोडक्शन कैसे होगा? गाड़ी भाड़ा देना ही पड़ेगा माल को लाने के लिए, तो ये कैरेज इनवर्ड हो जाता है। और जब माल रेडी हो गया, प्रोडक्शन हो गया, अब शोरूम में लेके जा रहे हो बेचने के लिए, तब जो गाड़ी भाड़ा लगता है उसको कैरेज आउटवर्ड कहलाता है। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद लगता है, तो इसीलिए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता है जो ऑफिस में आता है। तो कैरेज आउटवर्ड पीएल में, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में और क्या आता है हम बता दे रहे हैं, गैस, पावर, फ्यूल, ये सब कहाँ काम आता है हम बता रहे हैं। नॉर्मली ऑफिस फैक्ट्रीज में ना जो मशीन्स होता है वो मशीन्स काफ़ी बड़ा होता है, मतलब एक पूरा फ्लोर, एक फ्लोर या 2 फ्लोर का पूरा मशीन होता है, मतलब 500-700 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट का पूरा मशीन है भाई। ये पूरा फ्लैट उतना बड़ा नहीं होता, जिससे मशीन उससे ज़्यादा बड़ा होता है। वो मशीन का दाम 50-60 करोड़ होता है, जिसके इंस्टॉल करने में 2-3 महीना टाइम लग जाता है। तो वो मशीन के लिए जो आपका इलेक्ट्रिसिटी होता है वो सीएससी वाला इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, नहीं तो आपको करोड़ों रुपए का बिल आ जाएगा। सर ये सब मशीन को कैसे चलाएगा हम लोग खुद पावर जनरेट करेगा, कोल, वाटर हाइडल पावर कॉर्पोरेशन, तो हम लोग खुद पावर जनरेट करता है। डीजल होता है, डीजल से चलता है। अब देखोगे जितना भी फैक्ट्रीज का मशीन होता है सब डीजल से चलता है, क्योंकि डीजल इज चीपर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिसिटी, एज कंपेयर टू पेट्रोल। तो वो डीजल, गैस, पावर, फ्यूल मतलब वही चीज होता है डीजल वाला। ये सब कहाँ काम आएगा? फैक्ट्री में। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट आ जाता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी से बोलता है तो वो इनडायरेक्ट हो जाता है, पीएल में आ जाएगा। क्लियर?
डायरेक्ट एक्सपेंस में अदर फैक्ट्री एक्सपेंस बोल के लिख दीजिए, फुल स्टॉप। अब आता है डायरेक्ट इनकम। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सर्न हुआ, तुम मैन्युफैक्चर करते हो, सामान बेचते हो, तो तुम्हारे लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा अंकित? तुम मैन्युफैक्चर करते हो तो तुम्हारे लिए मेन इनकम क्या होगा? इनकम पैसा कमाओगे कैसे? सेल्स करके। वही तो मेन होता है भाई। अब तुम्हारा क्या हुआ, एक्स्ट्रा पैसा है, तुम बैंक में डाला, इंटरेस्ट मिला, ये मेन थोड़ी है। इंटरेस्ट कमाने के लिए इतना बड़ा फैक्ट्री थोड़ी खोला है। फैक्ट्री खोला है सामान को बेचने के लिए। तुम्हारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंस इज सेल्स करना। तो डायरेक्ट इनकम में एक ही चीज आता है, सेल्स। जैसे कि हम ट्यूशन पढ़ाने के लिए सेंटर खुला, यहाँ पर कोई आता है, आके बोलता है सर आपका संडे को शाम को 5 बजे रूम खाली रहता है। बोला हाँ रहता है। क्यों? बोला सर हम यहाँ पर एक सिंगिंग क्लास खोलना चाहता है, हम आपको 500 रुपया दे देगा सिर्फ एक ही दिन के लिए, वर्कशॉप एक संडे के लिए। आप मेरा आपका सेंटर दे दीजिए, हम आपको 500 रुपीज देगा। तो क्या वही मेरा मेन इनकम है? नो, वो मेरा इनडायरेक्ट इनकम हो गया, वो मेरा पीएल का पार्ट आ जाता है, और वो मेरा मेन है ही नहीं। मेरा मेन तो ट्यूशन का फीस होता है। तो देयरफॉर सेल्स हो जाता है, गुड्स बेच के, सामान बेच के जो आप पैसा कमा रहे हो। इनडायरेक्ट इनकम में आप लिखोगे रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। यानी कि रिसीव्ड वर्ड रहेगा मतलब ही इनकम हो जाता है, वो इनडायरेक्ट इनकम हो जाता है। अगर ये सब में रिसीव नहीं रहता, सिर्फ रेंट रहता, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सिर्फ इंटरेस्ट रहता, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सिर्फ डिस्काउंट रहता या डिस्काउंट अलाउड, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है सब लोग? अगर जगह नहीं है तो स्टार मार्क देके नीचे या साइड में लिख लीजिए। ये हो गया मेरा एक्सपेंसेस और इनकम के बारे में डिस्कशन। अब हम आपको ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट दिखाना चाहता है, क्योंकि उसमें एक बहुत ही अच्छा चीज है जो हम यहां पर नहीं डाल पाया। फॉर्मेट देखिए एवरीवन, पहले तो हमको लिखना पड़ता है इन द बुक्स ऑफ डॉट 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 ट्रेडिंग अकाउंट टी शेप, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 4-5 लाइन होगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये वाला साइड डेबिट साइड, ये वाला साइड क्रेडिट साइड। वो जो लेफ्ट साइड राइट साइड बोलता है, अकाउंट में ऐसा नहीं बोलते हम लोग। अब ट्रेडिंग अकाउंट में मेरा पहला आइटम आता है टू ओपनिंग स्टॉक। टिक मारा। टू परचेजेस, इसको इनर कलर में डाला, लेस परचेज रिटर्न। समझाएंगे सब कुछ, एक बार जल्दी से लिख लीजिए। माइनस करके आउटर कलम, टू गैस पावर fuel, to import duty, octroi, to carriage inward, to wages। बस एक्सपेंसेस हम लोग बचपन से सुन के आया है कि एक्सपेंस डेबिट होता है, और इसीलिए हम भी यहां पर एक्सपेंस को डेबिट में डाला। परचेज से परचेज रिटर्न माइनस किया, इसलिए कि तुमने सही खरीदा 1 लाख का माल, 10,000 वापस कर दिया, तो नेट गुड्स कितना आया आपके पास? 90,000। तो वो 90,000 आना चाहिए, इसलिए रिटर्न माइनस हो जाता है। अब और जो भी प्रोडक्शन में आपका खर्चा होता है वो सब डेबिट करोगे।
सर ओपनिंग स्टॉक क्या होता है सर? ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है आपका पिछला साल का कुछ आधा बना हुआ सामान, रॉ मटेरियल जो भी पड़ा हुआ था, वो यूटिलाइज कौन सा साल होगा? इस साल होगा, तो इसीलिए उसको इस साल डेबिट में डाला। तो ये था पहले से और यहां पर आया करंट ईयर का, टोटल हो जाता है कितना मेरा अवेलेबल हुआ करंट ईयर। यहां से हम लोग क्या करते हैं, फिर सेल कर देता है। सेल करेगा तो माल आएगा या जाएगा? जाएगा, तो क्रेडिट साइड इनकम भी है वो मेरा, बाई सेल्स, लेकिन इनर कलम में डालना क्योंकि सेल्स रिटर्न भी होता है। आउटर कलम में टिक, और लास्ट में बाई क्लोजिंग स्टॉक, जितना भी बिका नहीं इस साल वो अमाउंट। क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड करके जो आता है उसको कहलाता है टू ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। उल्टा साइड में भी आ सकता है, डेबिट साइड ज्यादा भी हो सकता है। तो भाई ग्लॉस लॉस होगा, तो इसमें क्या होगा? क्रेडिट साइड में आएगा तो फिर से बोलो। क्रेडिट साइड में क्रेडिट साइड में आएगा तो बाई ग्रॉस लॉस होगा। ये तो है बहुत ही मामूली सा कॉन्सेप्ट जो बचपन में हम लोग सीखा है। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में अभी हम आपको समझाने वाला है। हम आपसे पूछना चाहता है, क्या आप मेरे को बोल सकते हो ये बाई क्लोजिंग स्टॉक क्यों हुआ? क्लोजिंग स्टॉक क्या है मेरा? एसेट है, इनकम है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, क्या है? क्लोजिंग स्टॉक इज आवर एसेट, राइट? तो उस लॉजिक से तो ये तो बैलेंस शीट में आना चाहिए। क्रेडिट साइड तो मतलब इनकम साइड होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक इनकम साइड में क्यों आ रहा है? सब लोग को पता है ये आता है, लेकिन बहुत जन को ये नहीं पता रहता ये क्यों आता है। कैन एनीवन ट्राई? दो मिनट सोचो फिर हम शुरू करेगा। फिर से एक बार बता दे रहा है, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से होता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है जितने का सामान बेचा उतने का ही कॉस्ट डेबिट करो। मतलब आपने अगर 800 का बेचा तो 600 डेबिट होना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने कितना डेबिट किया? 1500 का डेबिट किया, एक्स्ट्रा डेबिट हो गया। ऑब्वियसली 900 का एक्स्ट्रा है, उसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोलता है। 1500 था, 600 बिका, बचा है 900। ये 900 भी मेरा डेबिट होके बैठा हुआ है, ये होना नहीं चाहिए क्योंकि ये मैंने बेचा ही नहीं है। तब क्या कर सकते हैं आप? उसको डेबिट से माइनस कर सकते हो या फिर क्रेडिट साइड में डाल दो 900 नाम क्लोजिंग स्टॉक। इसी को हम लोग करता है, दिखने में अच्छा लगता है इसीलिए। तो बाई क्लोजिंग स्टॉक 900 बोल के हम लोग क्रेडिट साइड में डाल देता है। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड क्रेडिटिंग क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेडिंग अकाउंट। ये हो गया मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट। ये जो 600 रुपया आया है ना, इसको निकालने का एक और तरीका है। इसको क्या बोलते हैं पता है आपको? ये क्लास 12 में आप लोग सीखा था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो चैप्टर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देखो तो मेरा डेटा में क्या था, माइनस क्लोजिंग स्टॉक 900 रुपीज, कितना आ रहा है? 600। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हिंदी करो इसका, जितना सामान बेचा उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। क्लियर है? इसको लिख लीजिए सीओजीएस का फॉर्मूला। ग्रॉस प्रॉफिट जैसे आया है, ग्रॉस लॉस भी आ सकता है। इसके बाद ही हम लोग बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में आया है तो आप यहां डालोगे, उसी को पहले ब्रॉट डाउन करोगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रॉट डाउन।
और जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस आता है सब डालोगे, टू रेंट, टू डिस्काउंट अलाउड, टू डिप्रिसिएशन, टू कैरेज आउटवर्ड, टू एडवर्टाइजमेंट, टू लॉस बाय फायर, सब समझा देगा बाद में। और क्या आएगा, टू अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरीज डाल दीजिए, by gross profit brought down, by rent received, by interest received, by discount received, by profit on sale of asset। एसेट बेचना आपका मेन काम नहीं है, अभी बेचा प्रॉफिट हो गया तो उसको पीएल में डाल देगा। सिमिलरली अगर लॉस होता है बेचने पर तो टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, बैलेंसिंग फिगर टू टू नेट प्रॉफिट, कैरेट डाउन। हाँ सब सब खर्चा है तो डेबिट। तो कैपिटल बैलेंस शीट में हम लोग देख लेते हैं, कैपिटल के साथ नेट प्रॉफिट जोड़ोगे, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ड्राइंग्स माइनस करोगे, फर्दर कैपिटल और इंटरेस्ट कैपिटल ऐड करोगे, करके आउटर कलम में टिक, इसको क्लोजिंग कैपिटल कहलाता है। फिर क्रेडिटर्स, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसमें किसी को समझना है कुछ चीज तो पूछ सकते हो, तो ये क्यों हुआ, ये एसेट क्यों हुआ, ये लायबिलिटी क्यों हुआ। एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक आता है, ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में भी आता है। प्रीपेड एक्सपेंस, एसेट, एक्रूड इनकम मतलब इनकम मिलना बाकी है, मिलेगा फ्यूचर में, फ्यूचर गेन तो एक्रूड इनकम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस देना बाकी है, फ्यूचर में लॉस होगा तो ये लायबिलिटी होता है। अब क्या होता है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक्रूड इनकम दोनों का मतलब सेम होता है। आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी, एक्रूड मतलब भी बाकी। सिर्फ एसेट में एक्रूड वर्ड यूज होता है, लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज होता है। दोनों का मतलब ही बाकी है, खर्चा बाकी होगा तो लायबिलिटी, इनकम बाकी होगा तो एसेट। लेकिन बहुत जगह में आपको जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए बोल देगा आउटस्टैंडिंग इनकम। स्टूडेंट्स को लगता है आउटस्टैंडिंग मतलब लायबिलिटी, नो, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। एक्रूड मतलब भी बाकी, आउटस्टैंडिंग मतलब भी बाकी। खर्चा बाकी है तो लायबिलिटी, इनकम बाकी है तो एसेट। ये मेरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट यहां खत्म होता है। जस्ट होल्ड। तो हम लोग का ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग में आता है हम लोग का ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड में और डायरेक्ट इनकम क्रेडिट साइड में। उसमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी आता है। ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग का निकलता था ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। इनकम ज्यादा होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट, खर्चा ज्यादा होगा, डेबिट से ज्यादा होगा तो ग्रॉस लॉस। यही ग्रॉस प्रॉफिट, ये ग्रॉस लॉस से हम लोग चला जाता है पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट पे हम लोग वही चीज को ब्रॉट डाउन करता है, करके इनडायरेक्ट एक्सपेंस को डेबिट करता है। ऑफिस रिलेटेड खर्चा डेबिट करता है और इनडायरेक्ट इनकम को क्रेडिट करता है। करने के बाद जो बचता है वो आता है नेट प्रॉफिट। इनकम ज्यादा होगा तो नेट प्रॉफिट, खर्चा ज्यादा होगा तो नेट लॉस। ये नेट प्रॉफिट, ये नेट लॉस से हम लोग क्या करता है, बैलेंस शीट में चला जाता है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट बनाता है। लायबिलिटी साइड में हम लोग को कैपिटल डालना पड़ता है, वो कैपिटल के साथ हम लोग प्रॉफिट को जोड़ेगा, या लॉस होगा तो माइनस करेगा, ड्राइंग्स आएगा तो उसको भी हम लोग माइनस करेगा। लास्ट टाइम वही चीज किया था बैलेंस शीट का फॉर्मेट। एक सम भी किया था जहां पर कोई एडजस्टमेंट नहीं था, सिंपल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सम था। आज हम लोग जो भी करने वाला है वो है थोड़ा एडजस्टमेंट का डिस्कशन, क्योंकि वही मेन होता है।
बिफोर स्टार्टिंग विद द सम हम आपको कुछ गिना चुना एडजस्टमेंट्स पहले डिस्कस करवा लेगा ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो जाए। तो व्हाट आर दोस एडजस्टमेंट्स, लेट अस गो थ्रू। एडजस्टमेंट्स इन फाइनल अकाउंट्स। क्या होता है, ये एडजस्टमेंट आपका एक ट्रायल बैलेंस दिया रहता है, वो ट्रायल बैलेंस के नीचे में एडजस्टमेंट बोल के दिया रहता है। एडजस्टमेंट का मतलब समझ जाइएगा कि हम लोग उसको इग्नोर कर दिया या ओवरलुक हो गया या कोई मिस्टेक हुआ है, उसको आपको सुधारना पड़ेगा। सबसे पहला एडजस्टमेंट जो रहता है वो होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हम आपको बोला था ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है और ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में डालता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट का पालन करके। तो सेम थिंग ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक तो होता नहीं है, एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक 10,000 रुपया दे देता है। आपको ये कहाँ डालना है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट में, इन ट्रेडिंग अकाउंट, बाय क्लोजिंग स्टॉक, और इन बैलेंस शीट एसेट साइड। तो आज तो एक बात तो तय हो गया कि जब भी आपको कोई एडजस्टमेंट रहेगा भाई लोग, एक बात तो क्लियर है, मिनिमम 2 जगह उसका पोस्टिंग हो गई होगा, 2 से 3 भी होता है, 2-3 जगह पोस्ट हो गई होगा। जैसे क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह होगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट का क्लोजिंग स्टॉक आता है बाई साइड में और बैलेंस शीट में भी आता है। ये एडजस्टमेंट हम लोग सबको पता था, ये नॉर्मल है। अब आता है आगे का एडजस्टमेंट। पॉइंट नंबर 2 में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में क्या आ सकता है, कोई भी खर्चा बाकी है रुपीज से 3,000, नीचे ब्रैकेट में हम एग्जांपल देके दिखा रहे हैं, से आउटस्टैंडिंग सैलरी या फिर आउटस्टैंडिंग रेंट या फिर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। तो ये आउटस्टैंडिंग अगर आपका दिया गया है तो इसको हम लोग कैसे इफेक्ट करेगा, outstanding will be added with the expense। वो अगर ट्रेडिंग अकाउंट में आता है तो ट्रेडिंग में, पीएल में आता है तो पीएल में, एंड पोस्ट ऑन द liability side of balance sheet। अब इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना है, अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो रटना हो जाएगा, पूरा रटना नहीं हम लोगों को। क्या है कॉन्सेप्ट सर, क्या होता है, एक्रुअल कॉन्सेप्ट फॉलो होता है हम लोग का अकाउंट से आपका ट्रायल बैलेंस में रेंट दिया हुआ है 4,000 और नीचे में एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग रेंट 3,000। तो बोलिए साल का टोटल रेंट कितना है, 4 + 3 7,000। ट्राई टू अंडरस्टैंड, रेंट ऊपर में जो है वो मैंने पेमेंट किया और एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, तो पूरा साल का रेंट मेरा 7,000 होता है, हम लोगों ने दिया 4 बाकी है 3। एक्रुअल कॉन्सेप्ट बोलता है आपका साल का जितना टोटल खर्चा होता है उसको रिकॉर्ड करो, उसको आप ट्रेडिंग पीएल में डालो। साल का टोटल खर्चा कितना, 7,000। तो पीएल अकाउंट में हम लोगों को टू रेंट बोल के 7,000 लिखना है। कैसे लिखेंगे, टू रेंट इनर कलम में 4,000
एड आउटस्टैंडिंग 3000, टोटल 7000 आना चाहिए। वो आपने पेमेंट किया कि नहीं किया बड़ा बात नहीं है, हमको पूरा साल का रिकॉर्ड करना है। और यही वाला चीज बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग रेंज, सिर्फ आउटस्टैंडिंग वाला पोर्शन। क्लियर है एवरीवन? नेक्स्ट, नंबर 3, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस में से दिया हुआ है यहाँ पर ₹1000। वही सेम चीज है, रेंट रेंट का प्रीपेड हो सकता है। इसको एग्जांपल देके समझा रहा है। ट्रायल बैलेंस, सैलरी दिया हुआ है 5000, एडजस्टमेंट में प्रीपेड सैलरी ₹500। व्हाट डज इट मीन्स? हम लोगों को सैलरी कितना देना चाहिए और कितना दिया है बोलो तो। हम लोगों को सैलरी देना चाहिए था 4500, हम लोगों ने दिया 5000, एक्स्ट्रा पेमेंट हो गया। प्रीपेड मतलब ऑलरेडी पेड। हम लोग का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? साल का जितना होता है उतना डालो। साल का कितना है? 4500, तो 4500 डालना है। तो फिर इसका हम लोग का एंट्री क्या होगा? हम लोग यहाँ पर डालेगा पीएल अकाउंट, टू सैलरीज, 5000 इनर कलम लेस प्रीपेड 500, आउटर कलम 4500। और यही चीज बैलेंस शीट में प्रीपेड मतलब पहले से दे दिया ना, तो फ्यूचर में देना नहीं पड़ेगा। तो ये फ्यूचर गेन मतलब एसेट, एसेट साइड में प्रीपेड रेंट बोल के डालेंगे हम लोग। प्रीपेड सैलरी जो भी हो 500, प्लीज लिख लीजिए और इसको याद रखिएगा। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। Moving on to the next set of adjustments. Number 4, नंबर 4 में आप लिखोगे accrued income, ब्रैकेट में लिख लो सेम एज पॉइंट नंबर 2। एग्जाम्पल से समझाना। आपका ट्रायल बैलेंस, उसका 2 कॉलम होता है। तो यहां पर लिखा हुआ था रेंट रिसीव्ड, क्रेडिट साइड में तुमने उसका अमाउंट डाला 4000 रुपया। क्रेडिट साइड का मतलब क्या होता है? इनकम साइड, ये मेरा इनकम है। एडजस्टमेंट्स में बोलता है accrued rent ₹500। कितना? 500, 5000। तो साल का मेरा टोटल रेंट कितना मिलना चाहिए था? 4.5 मिला, कितना? 4, 500 मिला, अभी भी बाकी है। तो सेम कॉन्सेप्ट आपको जोड़ना पड़ेगा, बाई साइड में करना है। बाई रेंट रिसीव्ड, इनर कलम में 4000, एड एक्रूड 500, जोड़ के बाहर 4.5।
ऑलवेज रिमेंबर, ये जो मेरा टोटल आता है ये मेरा साल का टोटल होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एक्रूड और आउटस्टैंडिंग दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब बाकी है। इनकम बाकी है तो एक्रूड बोला जाता है, एक्सपेंस बाकी है तो आउटस्टैंडिंग बोला जाता है। कभी कभार एग्जाम में एक्रूड की जगह आउटस्टैंडिंग रेंट भी बोल देता है, स्टूडेंट को लगता है कि वो आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब एक्सपेंस बाकी है। नो, तो रेंट रिसीव के साथ एडजस्ट हो जाएगा, वो बोल देगा आपको क्वेश्चन में। नॉर्मल रेंट है नहीं, सिर्फ रेंट रिसीव्ड है, और नीचे में आउटस्टैंडिंग रेंट बोला तो वो रेंट रिसीव बाकी है। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट में कहा जाएगा, उनके एसेट साइड में जाएगा। वो लायबिलिटी में जाता था, ये एसेट में जाएगा। एक्रूड रेंट 500। तो ये हम लोग का पॉइंट नंबर 4 डन। पॉइंट नंबर 5, income received in advance, ब्रैकेट में लिख लो सेम एज 3। सेम एज पॉइंट नंबर 3। लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जांपल। ट्रायल बैलेंस, interest received 7,000, credit side, adjustment, interest received in advance rupees 700। बोलो क्या करना चाहिए? लेस और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आएगा। इनकम अगर पहले से मिल गया हम लोगों को तो फ्यूचर में नहीं मिलने वाला है। फ्यूचर में नहीं मिलेगा मतलब फ्यूचर लॉस, फ्यूचर लॉस मतलब लायबिलिटी। तो ये जस्ट लाइक पॉइंट नंबर 3 है। अब रिलेट करके देखोगे बाद में रिविजन जब करोगे। तो यहाँ पर हम लोग पीएल अकाउंट में बाई इंटरेस्ट इनर कलम 7,000, मेरे को 700 रुपया एक्स्ट्रा मिल गया। लेस रिसीव्ड इन एडवांस 700, माइनस किया था आउटर कलम 6,300। बैलेंस शीट एसेट साइड, सॉरी लायबिलिटी साइड, interest received in advance 700। आई वांट एवरीवन इस पांचों एडजस्टमेंट्स, पांच को पहला तो क्लोजिंग स्टॉक था, तो ये चारों एडजस्टमेंट को जल्दी से एक बार रिवाइजन कर लो। नेक्स्ट स्टेट ऑफ एडजस्टमेंट में जाएगा इसके बाद। पॉइंट नंबर 6, बैड डेट्स ₹1,000। तो ये हम लोग क्या करेगा, ये हम लोग डेटर से माइनस करेगा। मतलब क्या होता है ट्रायल बैलेंस में डेटर दिया हुआ है 40,000 और एडजस्टमेंट में बैड डेट दिया हुआ 1,000। इसको हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। पहले पीएल अकाउंट में खर्चा है मेरा, लॉस है मेरा, तो लॉसेस डेबिट होता है टू बैड डेट 1,000।
फिर बैलेंस शीट में एसेट साइड में डेटर्स लिखेंगे इनर कॉलम में लेस बैड डेट। मतलब को समझिए, एडजस्टमेंट में बैड डेट मतलब 1,000 रुपया का मेरा कोई डेटर्स भाग गया, मेरे को पैसा नहीं दिया। 1,000 रुपीज मेरा कोई डेटर्स मेरे को पैसा नहीं दिया, तो ये मेरा ड्यू हो गया, मतलब लॉस हो गया। तो अल्टीमेटली मेरा डेटर्स अभी मार्केट में कितना है, 40,000 था, 1,000 गया, तो डेटर्स तो 39,000 हो गया, इसने माइनस कर दिया और यही बैड डेट को पीएल में डाला। ये अगर एडजस्टमेंट में नहीं होता, ट्रायल बैलेंस में रहता, मतलब क्या होता, ट्रायल बैलेंस में होना मतलब उसका लेजर बन चुका, लेजर होना मतलब उसका जर्नल बन चुका, तो उसको हम लोग माइनस नहीं करते। नेक्स्ट पे जा रहे देखो, नोट देख लिखो एक बार। If any adjustments are already given in the trial balance, then it will be understood that they are already adjusted बस एग्जाम्पल से समझा रहा। एग्जाम्पल कौन सा था, ये वाला हम लोग का 6-7 नंबर में आ जाए। ट्रायल बैलेंस, डेटर्स 40,000, बैड डेट्स 4,000, एडजस्टमेंट्स further bad debt ₹6,000। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब को पहले समझना है। ये जो बैड डेट है ना, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, मतलब ये ऑलरेडी एडजस्ट हो गया। बैड डेट का जनरली क्या होता है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डेटर्स को कम कर देता है, तो ये ऑलरेडी 40 से माइनस हो चुका है, तो आप दोबारा इसको माइनस मत कीजिएगा। समझ पा रहे बात को? पर नीचे में जो है फर्दर बैड डेट, ये हम लोग अभी तक कुछ नहीं किया, इसको हमको माइनस करना पड़ेगा डेटर्स से। और है तो दोनों ही खर्चा, दोनों ही पीएल में आएगा, सिर्फ माइनस एडजस्ट करने का सिर्फ नीचे वाले को करना है जो नहीं हुआ है। ट्रायल बैलेंस में होना मतलब ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। तरह का दिखाइए पीएल अकाउंट, टू बैड डेट 4,000, डायरेक्ट आउटर कलर में डाल दो, दूसरा तरीका भी है बट हम ऐसे ही करवाते हैं। फिर अलग से टू फॉर द बैड डेट जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ, दोनों ही खर्चा है, तो पीएल में तो खर्चे पर डालना है, लेकिन जब माइनस करना है या प्लस करना है कोई भी आइटम से, वो सिर्फ जो नीचे में उसी को करना है। बैलेंस शीट में आप डेटर्स को इनर कॉलम में 40,000 डालोगे, लेस बैड डेट 4,000 नहीं 6,000 को डालोगे। अंडरस्टूड एवरीवन? बिकॉज एडजस्टमेंट वाला हुआ नहीं है, नीचे में इसको एडजस्ट करना है। ये जो 4,000 है, येलो वाला मार्क है, वो ऑलरेडी मेरा माइनस हो चुका है, तो उसको माइनस नहीं करना है।
इसको एकदम स्टार मार्क देके समझ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नंबर 8, लिखो डायरेक्ट एग्जाम्पल से। ट्रायल बैलेंस डेटर्स 50,000, bad debt 1,000, provision for bad debt 10,000, adjustments further bad debt is equal to rupees 5,000, provision for bad debt shall be kept at 10%. लिख दिया? सच बोलो। नौ, सबसे पहले इसके सोल्यूशन में हम लोग जाएंगे पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट में बैड डेट है, ट्रायल बैलेंस वाला, वो तो खर्चा है ही हम लोगों का, लास्ट समय भी था 1,000 रुपीज टू फॉर द बैड डेट, नीचे में दिया हुआ एडजस्टमेंट में 5,000 रुपीज। अब जब भी प्रोविजन देगा ना, प्लीज बैलेंस शीट और पीएल को एक साथ साइमल्टेनियसली बनाओगे तो और भी क्लियर होगा। तो मैंने उसको वहां पर छोड़ दिया, बैलेंस शीट में एक बार आ जाता है। डेटर्स को डाला इनर कलम में 50,000, लेस ऑब्वियसली फर्दर बैड डेट जो एडजस्टमेंट में है, 50 से 5 जाता है, बचता कितना है 45,000, लेस प्रोविजन। प्रोविजन आपको 10% करने बोला है तो एट द रेट 10%। 45,000 का 10% कितना होता है 4,500, माइनस करके आउटर कलर में कितना आता है 40,500। हाँ या ना? ये हुआ मेरा बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट, बैलेंस शीट खत्म हो गया। अब पीएल अकाउंट में देखो, ये जो प्रोविजन है ये पुराना प्रोविजन है। मतलब प्रोविजन का मतलब क्या है, फ्यूचर का लॉस होगा उसके लिए आप पैसा हटा के रखें। तो ये पहले से आपका 10,000 था, आपको करना है 4,500, तो पैसा ज्यादा हो गया। तो नॉर्मल सिंपल टेक्निक से अगर आप जाओगे तो पुराना प्रोविजन को वापस ले आओ पीएल में, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ब्रैकेट में ओल्ड 10,000 और नया प्रोविजन बनाओ टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ब्रैकेट में न्यू 4,500। बहुत जन इसको नेट करके भी करता है, हम अलग अलग करते हैं। सिंपल वाइज पुराना वाला को कोई काम नहीं है। प्रोविजन बनता कहां से, प्रोविजन बनता है पीएल अकाउंट से, प्रॉफिट से कटता है।
तो वो जो पहले से हम लोग पैसा हटा के रखा था उसका कोई काम नहीं है अभी, उसको वापस लेके आना है, तो पीएल पे वापस लेके आया, फिर से बना दिया। करंट ईयर का जो प्रोविजन है दैट इज 4500, वो फिर से पीएल से बना दिया, डेबिट हो गया। ये हो गया आपका पूरा ट्रीटमेंट। प्लीज रिवाइज एंड लेट मी नो कोई डाउट है कि देखो, ट्रायल बैलेंस डेटर्स 1 लाख, provision for doubtful debt 10,000, adjustment for the bad debt 5,000, provision to be made at the rate 10%. The provision for doubtful debt लिखना बढ़िया होगा। Provision for doubtful debts PDD जिसको बोलते हैं, to be made at the rate 10%. और लास्ट, provision for discount on debtors at the rate 5%. जहां तक हो सके करो, अगर डिस्काउंट वाला नहीं कर पाते तो बाकी करो, पर याद रखना पीएल और बैलेंस शीट को एक साथ करना है। तो इसका यहाँ पर आप देखोगे बैड डेट सिर्फ फर्दर वाला ही दिया हुआ है, नॉर्मल बैड डेट है नहीं, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो पीएल अकाउंट बनाएंगे हम लोग, टू फर्दर बैड डेट 5,000, उसके बाद प्रोविजन के लिए हमको बैलेंस शीट चाहिए, एसेट साइड में डेटर्स इनर कलम में 1 लाख लेस फर्दर बैड डेट 5,000। अच्छा, यहाँ पर एग्जाम में आपका ऐसा दे सकता है एडजस्टमेंट में फर्दर नहीं डाल के सिर्फ बैड डेट, बात से नहीं है। ट्रायल बैलेंस में बैड डेट नहीं है तो मतलब ये वाला ही नॉर्मल बैड डेट हो जाता है। 95,000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% बोला है तो 9,500। तो यहाँ पर ओल्ड पीडीटी दिया हुआ था तो उसको आप यहाँ डालोगे 10,000, टू पीडीटी न्यू 9,500। प्रोविजन पर डिस्काउंट क्या होता है कि डेटर्स लोग को हमको डिस्काउंट देना पड़ सकता है, नॉट श्योर, तो वो जो होगा वो हम लोग इधर से माइनस कर देगा। 95,000 माइनस 9,500 इज इक्वल टू 85,500, इनर कलम में ही रखोगे, लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 5% of 85,500, 4,275। ये डिस्काउंट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये भी पैसा आपको पीएल से हटा के फ्यूचर का डिस्काउंट के लिए हटा रहे हो, तो टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 4,275 पीएल का डेबिट साइड में डाल दिया। ये हुआ पूरा एडजस्टमेंट।
याद रखना, सब एडजस्टमेंट हो जाने के बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को करना है पहले, उसके बाद लास्ट में करना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। लास्ट एक ऐसा सम होगा, फिर दूसरा एडजस्टमेंट में हम चला जाएगा, खुद से करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 9, ट्रायल बैलेंस। सैलरी 4000, डेटर्स 10,000, बैड डेट 500, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 700, रेंट 5,000, प्रीपेड सैलरी 4,000, बाकी और भी सारा फिगर्स है, फिलहाल आपको यही फिगर्स दिया हुआ है। नीचे में साइड में लिख रहा है एडजस्टमेंट्स। नंबर 1, फर्दर बैड डेट 1,000। Number 2, provision for doubtful debt at the rate 10% and provision for discount at the rate 5%. Outstanding rent 1,000. प्लीज पास एंड रेक्टिफाई, मतलब एडजस्टमेंट करके पीएल में और बैलेंस शीट में कैसे क्या बैठेगा उसको करो बस। टेक योर टाइम, 5 मिनट्स का टाइम दे रहे हैं। पीएल अकाउंट टी शेप में कर दिया और बैलेंस शीट को राइट हैंड साइड में डाल दिया। सैलरी था, सैलरी में कोई एडजस्टमेंट था क्या? कोई बोल सकता है कि सैलरी में एडजस्टमेंट है या नहीं है? अंकित पांडे, सैलरी में एडजस्टमेंट है या नहीं है? एडजस्टमेंट है या नहीं है? एडजस्टमेंट नहीं है, ये ट्रायल बैलेंस नहीं है, इसको एडजस्टमेंट थोड़ी बोलेगा। तो एडजस्टमेंट है तो इसको कुछ नहीं करना है। डेटर्स, हाँ तो डेटर्स में है, एक फादर बैड डेट है, एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, एक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है, 3 एडजस्टमेंट, 3 डॉट मार्क। रेंट, तो सर क्या करेंगे इसमें? तो सैलरी को डालो पहले। टू सैलरी 4,000, सर प्रीपेड है, माइनस नहीं करना। अरे ना, ये ऑलरेडी माइनस होके आया है यहाँ पर। ओके, तो जो जो हो जा रहा है उसको टिक कर रहे हैं हम लोग। डेटर्स 10,000, एसेट साइड क्या क्या एडजस्टमेंट है डेटर्स में? फॉर द बैड डेट 1,000, लेस फॉर द बैड डेट 1,000, 9,000 आ जाता है। लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10%, 9,000 का 10% 900, माइनस किया 8,100, लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 5%, 8,100 का 5% कितना आता है भाई लोग?
405, 8 अगर 100 से 405 माइनस करेगा कितना आ रहा है? 7605, 7695। जो लोग को समझ में नहीं आ रहा है वो लोग देख लेना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% करके आया था, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 5% करके आया था। अब तुरंत ये फर्दर बैड डेट ये सब पीएल में डेबिट में डालो। टू बैड डेट डेटर्स हो गया हम लोग का। टू बैड डेट 500 डाल दिया। टू फर्दर बैड डेट 1000। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट न्यू ब्रैकेट में 900। टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 405। प्रोविजन फॉर बैड डेट डाउटफुल डेट जो यहाँ पर दिया हुआ है वो ओल्ड है तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ब्रैकेट में ओल्ड 700। रेंज डॉट है एडजस्टमेंट तो पीएल में डेबिट में जाएगा। टू रेंज 5000 रुपीज इनर कलर। क्या एडजस्टमेंट है इसका? आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब बाकी है कैपिटल से पूरा साल का आना चाहिए प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट 500 कितना था? 1000 का। सिक्स 6000 तुरंत आउटस्टैंडिंग रेंट को लायबिलिटी साइड में डाल दीजिए, भूल जाओगे। आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी साइड 1000 रुपीज। और ट्रायल बैलेंस में देखो और कुछ है, प्रीपेड सैलरी है। प्रीपेड सैलरी को कहां डालेगा? प्रीपेड सैलरी सिर्फ एसेट साइड में आएगा, बैठा ना। तो प्रीपेड सैलरी एसेट में आएगा। एडजस्टमेंट नहीं हुआ, सिंपली बैठ गया। मैंने बोला था ट्रायल बैलेंस में कुछ भी रहेगा तो उसको एडजस्ट मत करना। एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो ये क्लियर है अंकित? ठीक है तुम्हारा? हाँ वेरी गुड। प्रीपेड वाला ठीक है माइनस सर। कर दिया सर। ऐसा ही करना है, एग्जाम में डॉट मारना है जिसका एडजस्टमेंट जो जो पोस्टिंग हो जाएगा उसको टिक ऑफ करते जाना है हम लोग। तो टी में हम लोग डालेंगे 10 में ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। एकदम डायरेक्टली एग्जांपल से करेगा तो क्लियर हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक 4000। परचेज 10,000। सेल्स 25,000। एडजस्टमेंट नंबर 1, goods lost by fire rupees 3,000। Full stop। Insurance claim admitted rupees 2,000। Point number 2, goods distributed as free sample। अब हम लोगों को इसका इफेक्ट करना है। फ्री सैंपल ₹500। तो इसका इफेक्ट क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक
नहीं दिया हुआ है तो ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग पूरा बना नहीं पाएगा, लेकिन कम से कम पोस्टिंग करके दिखा देगा कैसे क्या करना है। हाँ, वो सब होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट पूरा बन जाएगा, उसमें एडजस्टमेंट का कुछ है नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट, टू ओपनिंग स्टॉक, 4,000, टू परचेज गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर का फ्री सैंपल दिया हुआ है तो गुड्स कम हो जाता है। परचेज था 10,000, जहां से 500 हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो परचेज कम हो जाता है, लेस फ्री सैंपल। अब वो जो डिस्ट्रॉय वाला है ना, उसको आप परचेज से भी लेस करते हो, कर सकते हो, या फिर क्रेडिट साइड में भी डाल सकते हो। हम क्या करता है, कंसाइनमेंट में जब लॉस होता था, याद है, एबनॉर्मल लॉस, तो वो कंसाइनमेंट में हम लोग बाई एबनॉर्मल लॉस डालते थे, तो यहाँ पर भी हम लोग लॉस को क्रेडिट साइड में डालेंगे ताकि कॉन्सेप्ट को सेम रखे। अब क्रेडिट साइड में भी डाल सकते हो, परचेज से भी लेस कर सकते हो। तो परचेज में और कुछ है नहीं, माइनस करके यहाँ 9,500 डाल दीजिए, यहाँ डाल दो बाई, एक सेकंड, बाई लॉस बाई फायर, सॉरी बाई, हाँ ठीक है, बाई लॉस ऐसे देखो, बाई गुड्स डिस्ट्रॉयड बाई फायर, रुपीज कितने का डिस्ट्रॉय हुआ, कितना, 2,000 डालो, हाँ 3,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ। और नीचे में पीएल में चले जाओ, वहां लिखो टू लॉस बाई फायर, 3,000 में से 2,000 इंश्योरेंस कंपनी देगा बोला है, तो कितना नहीं देगा, तो टू लॉस बाई फायर 1,000, यस, वो अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने